हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मिशन में। जैसा कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त में होना प्रस्तावित है, डेट फिक्स है। तो आप लोग को साइंस में जिनका दिक्कत हो रहा है, नंबर कम आ रहा है, गलत हो जा रहा है साइंस, क्योंकि साइंस से बहुत बड़ा वेटेज है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग 10th का, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में, 10th का साइंस से है एनसीईआरटी बुक। तो हम लोग एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, पूरा लाइन नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से फर्स्ट चैप्टर, और डेली हम एक चैप्टर इसको ख़त्म कर देंगे 10 दिन में, जितना भी चैप्टर है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब आप समझ सकते, कोई भी जब परिवर्तन किसी भी रासायनिक में आए तभी हम बोल सकते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये देखिएगा, एक ये यहाँ पे है चित्र जो दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को, ये देखिए, यही डायरेक्ट पूछिए दिया जाता है एग्जाम में। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा करना। मतलब ये तो चित्र दिया हुआ है उसको बताया, लेकिन ये मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। चलिएगा आगे पेज में इंपॉर्टेंट शिफ्ट करेंगे, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। देखिएगा, चमकदार लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ठीक है, जिसमें श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यहाँ नोट डाउन क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण है। चलिए आप आगे चलते हैं। तो आप लोग को पूछ सकता है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसका कैसे हम पता करेंगे। तो इसमें अवस्था में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन, गैस या निकास उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन से पता चलता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं। नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जैसा कि पीछे भी हम बताएं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह अभिकारक हुआ, ये उत्पाद हुआ। अब अभिकारक उत्पाद क्या किसे कहते हैं, जो देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऐसे और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में नए पदार्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ये एग्जाम्पल है, तो ये सब ज़्यादा हम नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही हम कवर करेंगे आप लोग को। देखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब यह कह सकते हैं, द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही विनाश होता है। जितना रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में होता है उतना ही उत्पाद में होता है, ठीक है। जैसे कि सल्फ्यूरिक, ये देखिए, ये सब डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन से निर्माण होता है। Zn+H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 का निर्माण होता है, यहाँ डैश का होगा। चलिए नेक्स्ट, तो आप लोग देख सकते हैं, ये समीकरण संतुलित करने के लिए बोला है, ये फाइनल समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे ये Fe, इसमें Fe जो है अभिकारकों की परमाणु से 1 है और उत्पादों में 3 हो, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ 1 ही है, यहाँ 3 है, Fe 3 है ना, तो ये गलत समीकरण है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें सही किया हुआ है, समीकरण बनाया हुआ है जो आप लोग को दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ 3Fe+4H2O से बनता है Fe3O4+4H2O का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि मतलब दोनों तरफ को बराबर कर देना है। जैसे यहाँ 3Fe है तो Fe3 यहाँ भी है, O4 यहाँ है, O तो यहाँ O4 हो गया, 4H2 है, H2 भी 4 हो गया। इसी तरह इस अभिक्रिया को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा, ये समीकरण 3FeS4H2O ये गैस है, ये सॉलिड है, और ये सॉलिड Fe3O4 निकला और फिर गैस 4H2O निकला, ठीक है। यही समीकरण इसी तरह हटा के दे देगा आपको, 3 या 4 ये सब हटा देगा और समीकरण सही करने के लिए देगा। चलिए आगे देखते हैं। ये CO+2H2O CH3OH का निर्माण करता है। 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल 6CH12O6 + 6O2 + 6H2O का निर्माण करता है। ये सब समीकरण डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए क्या कहता है,
कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसका CaO जो बुझा हुआ चूना का फार्मूला है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना, या इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम और जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ऐसी अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, ये मिलकर इसको निर्माण किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देते हैं। सफेदी के 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसे दीवारों पर चमक आ जाती है। इसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र। आप लोग चूना जो ये किया जाता है दीवार पे, उस किसके कारण चमक आती है? देखिएगा, जिस टाइम किया जाता है उस टाइम चमक नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर बाद 2-3 दिन बाद उसका चमक आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के बाद। ठीक है, इसका फार्मूला CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो CaCO3 कैल्शियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिएगा, कोयले का दहन, कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जो पीछे भी बताएं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पढ़िएगा फिर से, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CH4 मीथेन प्लस 2O2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है तो आप लोग को पता ही होगा। चलिएगा, ग्लूकोज का फार्मूला देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2 से क्या बनता है? 6CO2 बनाता है प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। ठीक है, और प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। शाक सब्जियों वनस्पति का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग को दे देगा इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है बताएं, और ऑप्शन में दे देगा शाक सब्जी का विघटित होना, इसी प्रकार कुछ और दे देगा। चलिए आगे, नेक्स्ट 2Fe फेरस सल्फेट का 2FeSO4 FeSO4 होता है फेरस सल्फेट का सूत्र। तो ये रासायनिक समीकरण सही करने के लिए यह 2 लगाया है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 का निर्माण करता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादन प्रदान करते हैं, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उधर क्या था, 2 को मिलकर एक का निर्माण कर रहा था, इधर एक टूटकर 2 का निर्माण कर रहा है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया, और जो 2 को मिलकर एक का निर्माण कर रहा है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फार्मूला, इस सब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो रहा है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग को पीछे बता दें। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रियाओं को उसमें वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, CaCO3 चूना पत्थर, ऊष्मा दिया, उसमें बुझा हुआ चूना मिला, कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आगे चलिए, ये देखिए, ये फार्मूला कई बार पूछ चुका है। लेड नाइट्रेट ये समीकरण को सही करने के लिए देगा, ये 2 हटा देगा, इधर से 4 हटा देगा, आप लोग को सही करने देगा। PbNO3 × 2, इसको लिख के नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तापन। ऐसे इंपॉर्टेंट तो जितना हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक नोट्स बना सकते हैं खुद से। अगर आपको टाइम इतना है कि हम खुद से पढ़ के पूरा नोट्स बनाएं तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है NCERT 10th के बुक से। लेड ऑक्साइड 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4NO2 है। ठीक है, ये लेड ऑक्साइड का PbO फार्मूला होता है, और लेड नाइट्रेट PbNO3 × 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा यहाँ क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ समीकरण देखिए, 2GCl प्लस सूर्य का प्रकाश में दिया तो 2Ag प्लस Cl2 का निर्माण किया। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है, जैसे 2AgBr सूर्य का प्रकाश दिया 2G प्लस Br2। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा,
वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट पेज। आप लोग को हम इंपॉर्टेंट कराते जा रहे हैं, आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो को शेयर भी लाइक कीजिए। Fe+CuSO4 से बना है FeSO4 + Cu, मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है और आयरन सल्फेट FeSO4 फार्मूला होता है। इससे निर्माण इस समीकरण ये हीट एंड ट्रायल विधि से सही किया गया है। ठीक है, लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे ESO4 जो था पहले कॉपर के साथ था, लेकिन इससे विस्थापित होकर FeSO4 हो गया और कॉपर अलग हो गया, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह विस्थापन कर दिया। ठीक है, देखिए ZnSO4 + Cu का निर्माण किया, ये सब विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। PbCuCl2 से PbCl2 + Cu कर दिया। ठीक है, तो इस तरह जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जिंक और लेड के जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। जैसे यहाँ अभिक्रियाशील ज़्यादा है तो इसे कॉपर से हटा के जस्ता में चल गया और यहाँ पे ये पीबी में चल गया। ठीक है, तो देखिएगा श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलेय और इस अभिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड BaCl2 का संयोजन क्या बनाया, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाया, 2NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। तो यहाँ पे वे अभिक्रिया जिन्हें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका Cl2 इसमें चलाया, इसका SO4 इसमें चलाया, तो दोनों का आदान प्रदान हुआ, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें यहाँ पे आप लोग को एक ही इसका अभिक्रिया इसके साथ हो गया था तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि दोनों में हो रहा है। ठीक है, फार्मूला आप लोग ये याद करते जाइएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आप लोग को। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी तो उपचयन, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि हुआ तो अपचयन हुआ। फिर से आप लोग ध्यान में रखिएगा, अभिक्रिया के समय जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, हाइड्रोजन में कमी हुआ तो उपचयन हुआ, और जब अभिक्रिया में किसी ऑक्सीजन का हानि हुआ और हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ तो अपचयन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित या दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जैसे देखिए CO+H2 Cu+H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसे हानि हुआ इसका तो अपचयन हुआ, और इसका ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसे उपचयन हुआ। ठीक है, तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है ZnO+Cl ZnCO MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2OCl। ये सब यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी, और पदार्थ का अपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं पीछे। अब देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण के उदाहरण में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा, उपचयित होने पर तेल या वाष्प विकृति गंधी हो जाते हैं। उपचयित जब होता है तो तेल और वसा विकृतित हो जाए। उपचयन कब होता है, जब हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तब उपचयन हुआ। ठीक है, अब बताइए, चिप्स बनाने वाले थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है, आप लोग देखे होंगे उसमें गैस निकलता जब भी चिप्स का पैकेट आप लोग खोलते होंगे। तो अब चलिए, एक ख़त्म हुआ और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लास्ट में है उसको पढ़ देते हैं आप लोग अच्छा से। आपने देखिए आपने क्या सीखा इसमें, आइएगा जो पढ़े हैं हम चैप्टर में वही मुख्य बातें यहाँ पे दिया गया है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं। प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं। अभी तो बताए थे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और एक पदार्थ जब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। जैसे आप लोग बताते हैं, एक वियोजन में एकल पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया दो अलग अलग परमाणुओं के समूह में का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अभिलेय लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से अभिलेय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग और ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का हानि ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का हानि और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हमने समाप्त कर दिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे कल, अम्ल, क्षारक एवं लवण। थैंक यू, धन्यवाद।